राम राम जी सर। और क्या हो? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो क्या रही कल कोशिका की क्लास? तो आपने देखो, कोशिका चैप्टर आपने जो पापा 11th लेवल को, 12th लेवल को, नीट लेवल को और के वहां तो लैब असिस्टेंट या साइंस का अंडर जितना भी जावा है कम साइंस स्पेशल पूछ छड़ी है। एक तो नॉर्मल साइंस पूछ रही है 10th लेवल तक, एक 11 12th की जगह साइंस पूछ रही है। बी लेवल को मैं था ना कोशिका चैप्टर जो पापा 8 क्लास के अंदर छोटी छोटी या कुछ बड़ी कुछ छोटी क्लास के अंदर 8 क्लास के अंदर अपन कोशिका चैप्टर को कंप्लीट कर दियो। ठीक है। बीइंग क्लास के अंदर कुछ बच्चा आ डाउट आ कि सर स्क्रीन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग रही है। बिल्कुल आवे भी मानना ही बात है, थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम आए इन खतरे भी मानना थोड़ो सो बरसात को मौसम है तो लाइट रहे को नहीं। ठीक है। फोन चार्जिंग में भी दिक्कत आ जाए, कई बार माइक चालता बंद हो जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है छोटी छोटी। और कई बार क्या हुआ है कि पूरी क्लास रिकॉर्ड कर लिया और भी में देखा कि वॉइस ही को नहीं आने लग रही, तो बाद 2-3 घंटा की मेहनत वेस्ट उड़ जाए। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो आऊँ आप भी चीज को कोई तो इफेक्ट कौन पड़ा, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो बिंग अपन थे भी सपोर्ट करना है। तो कोशिका चैप्टर में भी मैं बहुत अच्छा हूँ, पूरा आपको 100% देने को प्रयास करियो और उम्मीद करूँ थे भी बिन 100% आपके अंदर कॉपी के अंदर इन्वॉल्व करियो हुआ वो। ठीक है। और मैं तो जितना बच्चा ईमानदार यूं भी चैप्टर ने पढ़ लिया वो कोशिकाओं पर है एक भी क्वेश्चन पूछ जावे। ठीक है। तो भी बाद में आपका कोशिका तो पढ़ ली और कोशिका बाद में अगले चैप्टर है आपको कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। ठीक है दोस्तों, देखो सेल डिवीजन की चीज है। विचार करो छोटो सो कि जब थारो जन्म हो तो आप किडा का जितना अब थे बिडा बिडा आके ना गुरुजी को नहीं आ, मैं भी को नहीं हूं, कोई भी संसार को कोई इंसान हो जिसको अपन जन्म लियो जन्म बिडो ही को नहीं, तो गुरुजी फिर यहाँ किया हो गया आप इतना बड़ा हो गया। ठीक है। तो इन अंदर सारी चीजें काम करें, हार्मोन्स काम करे, मस्तिष्क काम करे है, ठीक है, ग्रंथियां काम करे, एंजाइम्स काम करे, लेकिन एक मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना कोशिका विभाजन। एक कोशिकाओं दो कोशिका बन लो, 2 4 4 8 8 16 16 32 32 64 64 128 यहाँ करते 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 कोशिका आगे विभाजन करके एक बड़ो शरीर बना लिया। ठीक है। शरीर की बड़ा मानव शरीर की अपना अभी विभाजन में आपका बात करांगा मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिका। किसी कोशिका यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक किसी हुआ जिकी की हुआ पूर्णतः विकसित कोशिका हुआ बिंग की बात करांगा। ठीक है। और भी बाद में आप देखांगा भी कोशिका विभाजन की के प्रोसेस हुआ है, कितो टाइम लग गया, किया हुआ है के नहीं हुआ, सारी आप A to Z आराम में बात करांगा, अपन कोई जल्दबाजी को नहीं। जब की कोशिका की 8 क्लास ली तो इनकी 5-6 क्लास कर लेंगे, 3 क्लास कर लेंगे, थाना बढ़िया बढ़िया। देखो मोटी मोटी बात किया, एक तो मैं जल्दबाजी में जहाँ शुरू थोड़ी सी बच्चा की सर थारी वॉइस को नहीं समझ में तेज बोलो, तो मैं बिंग में भी सुधार करी धीरे धीरे ताकि थाने प्रॉब्लम ना आवे। ठीक है। तो अपनी एक क्लास और ज्यादा हो जाएगी तो बिंग में कोई फर्क कौन पड़ा है। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास में सपोर्ट करनी है, आगे शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ ताकि बांगो टॉपिक भी क्लियर हो गए। ठीक है। चल करना शुरू। ऑल द बेस्ट। कोशिका विभाजन। देखो प्रत्येक सजीव के जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। सजीव व्यक्ति की बात कर रहा है। सजीव कौन होते हैं? सजीव और निर्जीव पे अपनी चर्चा कर चुके हैं और वैसे भी अपनी यूट्यूब पे शायद शॉर्ट्स नहीं कंप्लीट वीडियो है सजीव और निर्जीव के बारे में। ठीक है। वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। इसी की प्लेलिस्ट में पढ़िए, देख लेना थोड़ा सा जाके। और सजीव तो समझ में आ गया, जैसे हम सजीव हैं, हम सजीव हैं, पेड़ पौधे सजीव है, सूक्ष्म जीव हैं, जितने भी जो जीव हैं वो सजीव हैं। तो निर्जीव जैसे हो गया ये मार्कर हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये चीजें निर्जीव है। ठीक है। तो एक जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। तो अपने देखो मानव कोशिका की बात कर लेते हैं। ठीक है। कौन सी सेल? मानव कोशिका के बारे में। एक मानव कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? सर 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं जी? 46। तो 23 कहां से आते हैं? माता से, और 23 आते हैं जी हमारे पिता से। ठीक है। जब इनका निषेचन होता है तो निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये जो निषेचन है कहां होता है, कैसे होता है, ये अपने जनन वाले टॉपिक में बात करेंगे। वैसे बता देता हूं, निषेचन होता है आपका फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में होता है निषेचन होता है। तो ये 23 और 23 गुणसूत्र, यानी कि पिता से आते हैं शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और माता में अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। तो ये एक बन जाता है 46 कोशिका, जिसे आप क्या बोलते हो? जाइगोट। क्या बोलते हो जी? जाइगोट। ये 46 गुणसूत्र की एक कोशिका है। अब एक कोशिका से एक
बेबी बनता है, ठीक है। तो उसके बाद में ये आगे विभाजन करता है 46 की एक कोशिका, आगे इस कोशिका में भी 46 गुणसूत्र होंगे और इसमें भी 46 होंगे, दो कोशिकाएं बन जाएंगी, फिर आगे ये विभाजन करेगी, ऐसे करते करते आगे एक नया जीवन बन जाता है। तो कहने का मतलब ये कि प्रत्येक सजीव के जीवन की शुरुआत एक सिंगल कोशिका से होती है, इसी एक कोशिका से नया जीवन बनता है, ठीक है दोस्तों। मैंने लिखा है कोशिका विभाजन के द्वारा, कोशिका विभाजन यानी कि एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का बनना, एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है जी, आपका कोशिका विभाजन कहलाता है। देखिए ये एक सिंगल सेल है, जिस कोशिका से, इस कोशिका को अपने बोलते हैं जनक, क्योंकि इसी से दो कोशिकाएं बनेंगी। तो कई बार इसे मात्र सेल भी बोल देते हैं, मात्र कोशिका, मदर सेल, और कहीं कहीं पैतृक भी लिखा होता है, पैतृक कोशिका, पैतृक कोशिका भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है। जनक कोशिका, मात्र कोशिका, पैतृक कोशिका या मदर सेल, क्या नाम होता है इस जनक कोशिका का? जनक कोशिका होगी, मात्र कोशिका होगी, पैतृक कोशिका भी इसे कह सकते हैं, मदर सेल भी इसे कह सकते हैं। जब ये विभाजन करती है तो ये दो कोशिकाएं बनाती है, जिन्हें आप बोलते हो पुत्री कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं सर? पुत्री कोशिकाएं, पुत्री कोशिका या डॉटर सेल, डॉटर सेल, ठीक है दोस्तों। तो कोशिका विभाजन होता है। अब कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं जिनमें विभाजन पाया जाता है? अपने यहां पर बात करेंगे सिर्फ मानव कोशिका, क्योंकि मानव कोशिका की क्यों बात करेंगे दोस्तों? मानव कोशिका की इसलिए अपने बात करेंगे क्योंकि जो मानव है वो एक यूकैरियोटिक जीव है और एक विकसित प्राणी है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर विकसित प्राणी अगर देखा जाए तो कौन है? मानव ही है। तो उसकी अगर कोशिका का अध्ययन करेंगे तो अपने थोड़ा चीजें जो होंगी वो क्लियर होंगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कोई भी बात में। धीरे धीरे आराम से इस क्लास को देखोगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी एक एक शब्द। चलिए अपने इसको मिटाते हैं, आराम से पेशेंस से देखना, कॉपी पेन साथ में रखना, जो चीज नोट करने वाली लगी वो आप नोट कर लेना। देखो कोशिका विभाजन होता है ना, वो दो प्रकार की कोशिकाओं में होता है। हमारे अंदर भी दो प्रकार के कोशिका विभाजन पाए जाते हैं। एक तो हमारे अंदर होती है कायिक कोशिका और एक होती है हमारे अंदर जनन कोशिका, ठीक है। कौन सी? कायिक कोशिका और जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका का मतलब क्या है? कायिक से याद करो, कायिक का मतलब होता है काया, मतलब काया का मतलब होता है शरीर बोल सकते हैं। जैसे अपने छोटी क्लासों में पढ़ते थे ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो मतलब शरीर में जो हमारे जैसे ऊतक हैं, अंग हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो बन रहे हैं वो कोशिका, कौन सा विभाजन? कोशिका के द्वारा, कायिक कोशिका विभाजन के द्वारा। तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या रहती है वो 46 से, मान लीजिए एक 46 गुणसूत्र है तो इसमें जो गुणसूत्र का विभाजन होगा वो 46 का ही होगा। दूसरा हमारे अंदर विभाजन पाया जाता है जनन कोशिका में। तो जनन कोशिका मानव शरीर के अंदर दो प्रकार की होती है, एक होती है शुक्राणु और एक होती है अंडाणु। मतलब जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं और अंडाणु बनते हैं। तो शुक्राणु किसमें बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं मेल में और अंडाणु बनते हैं फीमेल में। शुक्राणु किसमें बनते हैं? मेल में बनते हैं और अंडाणु किसमें बनते हैं? फीमेल में बनते हैं। शुक्राणु की मैं आपको बात बता चुका हूं, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ये बातें अपने पीछे वाली क्लासों में कर चुके हैं, ठीक है। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए, आगे बात करते हैं। अब देखो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूं क्योंकि अपने आरामदारी से चलेंगे तो चीजें क्लियर ज्यादा होंगी, ठीक है। ये इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए ये एक कोशिका है, कितने गुणसूत्र है इसमें? 46 गुणसूत्र। इससे बनेगी दो कोशिका, एक ये और एक ये, 46 गुणसूत्री, ठीक। इस कोशिका को, इस कोशिका बनने तक और इस कोशिका दोबारा जब ये विभाजन करेगी, क्योंकि ये भी तो बाद में विभाजन करेगी ना, पहले ये एक कोशिका ये दो बनाएगी तो ये भी आगे कभी ना कभी चल के दो तो बनाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में जो चक्कर चलता है उसे बोलते हैं कोशिका चक्र। क्या बोलते हैं? कोशिका चक्र, जिसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं। अब इस बात को समझना है, उलझना नहीं है। अलग अलग क्या होते हैं जी? अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब समझाऊंगा एक एक बात। कोशिका चक्र, कोशिका चक्र में क्या क्या होता है? कोशिका चक्र में क्या क्या चीजें होती हैं वो अपने को देखनी है।
डीएनए की प्रतिकृति। किसकी प्रतिकृति? डीएनए। डीएनए हमारे अंदर क्या है? हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। तो मान लीजिए जब हम एक सिंगल कोशिका थे, तो हमारे अंदर जो डीएनए था, आज भी हमारे पूरे शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं, सभी में डीएनए क्या है? समान है। सभी में डीएनए क्या है? समान है। डीएनए का प्रतिकृति का मतलब होता है बेटा जी डीएनए की बिल्कुल फोटोकॉपी। अब समझिए, मान लीजिए इसके अंदर 46 गुणसूत्र हैं, तो जो इसके अंदर 46 गुणसूत्र हैं वो इस 46 के 46 सेम टू सेम इसके अंदर होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो डीएनए है वो इसी के अंदर डीएनए है। तो डीएनए की क्या बोल सकते हैं? अपनी फोटोकॉपियां बनती है। फोटोकॉपियां बनती है तभी तो बिल्कुल सेम होती है ना। तो कोशिका चक्र में अपनी जितनी बातें पढ़ेंगे क्या होता है, एक तो डीएनए की प्रतिकृति बनती है, यानी कि डीएनए की क्या बनती है? एक तो डीएनए की बनती है सर फोटोकॉपी। दूसरा क्या होता है? कोशिका में वृद्धि। कोशिका में क्या होती है जी? वृद्धि होती है। कैसे होती है सर? देखिए, ये एक 46 गुणसूत्रीय कोशिका थी, इससे 2 कोशिकाएं बनी, ठीक है। अब ये भी तो कभी आगे विभाजन करेगी। अब इससे विभाजन के लिए तैयार होने के लिए इसे वृद्धि करनी पड़ेगी, तो ये भी कोशिका चक्र में ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। और क्या होता है? कोशिका विभाजन, यानी कि इस कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, तो इसमें पूरी प्रोसेस लगती है, अलग अलग स्टेप चलते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप इन तीनों का समायोजन क्या कह सकते हो? कोशिका चक्र कह सकते हो। तीनों का समायोजन क्या कह सकते हो आप? कोशिका चक्र कह सकते हो। यानी कि डीएनए की प्रतिकृति होगी, कोशिका में वृद्धि होगी और कोशिका विभाजन होगा। तीनों का समायोजित रूप आपका क्या होता है? तीनों का समायोजित रूप आपका क्या होता है? तीनों का समायोजित रूप होता है जी आपका कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र। दोबारा समझिए, कोशिका चक्र में क्या होता है? एक तो डीएनए की प्रतिकृति बनती है, यानी कि डीएनए की फोटोकॉपी बनती है। दूसरी, कोशिका में वृद्धि होती है। क्या होता है जी? कोशिका में वृद्धि होती है। और तीसरा क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, ये 3 काम होते हैं इसमें, कोशिका चक्र में। सारी बातें समझाऊंगा, पेशेंस से देखना है, एक एक चीज क्लियर होगी, कोई चीज में डाउट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि कोशिका चक्र में होता क्या है। जो बनने वाली संतति कोशिकाएं होती हैं उनमें जनक कोशिका के समान जीनोम पाया जाता है। यही बात मैंने बता दी, अभी बता के गया हूं ना कैसे। इस कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र है जिनका डीएनए समान है, तो इसे आप जनक कोशिकाएं बोल सकते हो और इसको आप संतति कोशिकाएं बोल सकते हो। तो इसमें कितने गुणसूत्र हैं? इसमें भी सर 46 गुणसूत्र हैं। ये कह रहा है कि जो संतति कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं? संतति कोशिकाएं, यानी कि ये जो बनने वाली क्या कौन सी कोशिकाएं हैं? ये जो 2 कोशिकाएं आपकी बनी है, ये आपकी संतति कोशिकाएं हैं। ये जो आपकी 2 कोशिकाएं बनी है ना, ये आपकी संतति कोशिकाएं हैं। ठीक है दोस्तों, कि बनने वाली संतति कोशिकाओं में जनन कोशिका के समान, कौन सी कोशिका? जनन कोशिका, यानी कि इस कोशिका की बात कर रहा है, के समान जीनोम पाया जाता है। यानी कि बिल्कुल जो इसके अंदर चीजें है ना वो इसी के अंदर होंगी। तो एक पुरानी कहावत आपने बागड़ी में सुनी होगी, उंदरा का जमेड़ा तो बिल्ली खो दी, है नी भाई? बात है सेम टू सेम वर्ड, क्लियर चीज, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, यही आपका कोशिका चक्र होता है। क्या होता है जी? आपका कोशिका चक्र होता है। ठीक है, अब कोशिका चक्र, अभी आपको डेफिनेशन बताइए भी कोशिका चक्र है क्या और हमें पढ़ना क्या है। ये चीज आपको हल्की सी बताई है मैंने, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, कोशिका विभाजन क्यों होता है या जरूरी क्यों है? तो सीधी सी बात है, कोशिका अपने शरीर की वृद्धि के लिए, अंगों की वृद्धि के लिए, ठीक है, कोशिका शरीर के विकास के लिए, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए, तो कोशिका विभाजन जरूरी है। देखो कैसे, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे शरीर में क्या होता है कि जैसे हमारे चोट लग जाती है, सपोज कीजिए, तो घाव बन जाते हैं ना, लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हो कि वो घाव ठीक हो जाते हैं। मैं दिल पे लगे हुए घावों की बात नहीं कर रहा, हमारी स्किन पे या हमारे शरीर पे जो घाव लगते हैं उनकी बात कर रहा हूं। और दिल पर घाव नहीं लगते, दिल का काम है सिर्फ रक्त को पंप करना फेफड़ों में और अंगों, ठीक है, तो ज्यादा उलझना नहीं है। तो जब अपने चोट लगती है तो आप देखते हो कि वहां पर क्या होता है, कुछ दिन तक तो दर्द की अनुभूति भी होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ वो चीज रिकवर हो जाती है। क्यों? कभी विचार किया भी ऐसा क्यों हो रहा है? जादू है क्या कोई? साइंस का जादू है ये। किसका जादू है? साइंस का जादू।
क्या जादू है साइंस का? सेल डिवीजन। यानी कि जो कोशिकाएं हमारे चोट लगने से टूटी थी वो कोशिकाएं तो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो सही कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, अपनी संख्या में कोशिका विभाजन के द्वारा उस जगह को रिकवर कर देती हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा उसको क्या कर देती हैं, रिकवर कर देती हैं। इसी के साथ आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात साझा करना चाहूंगा, वो क्या है कि आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर के पास पेशेंट जाते होंगे कि सर लीवर खराब हो गया, तो डॉक्टर दवाई देते हैं और लीवर सही हो जाता है, ठीक है। तो जो लीवर में जिस कोशिकाओं से लीवर बना होता है ना हमारा यकृत, जिस कोशिकाओं से हमारा यकृत बना होता है, उसकी कोशिकाओं में इतनी पावर होती है कि वो खुद को बहुत जल्दी और बहुत तेजी से रिकवर करती है। यानी कि उनकी कोशिकाओं में, यकृत की कोशिकाओं में सर्वाधिक पुनरुद्भवन, यानी कि पुनरुद्भवन का मतलब होता है दोबारा नई कोशिकाओं का निर्माण होना, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि ये बहुत रेयर केस आपने देखे होंगे हमारे समाज में, लेकिन फिर भी हो जाते हैं कि कोई लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं, पागल टाइप हो जाते हैं, तो वो पूरी जिंदगी भर नहीं ठीक हो पाते। दवाई चलती है, रेस्ट मिलता है उनको, लेकिन वो पूरी जिंदगी भर प्रॉपर ठीक नहीं हो पाते। मान लीजिए किसी बंदे का लीवर कितना ही खराब है, वो दवाइयों से 6 महीनों में, 3 महीनों में सही हो जाएगा, लेकिन जो बंदा दिमाग से, उसका दिमाग में कोई सेल डैमेज हो गई या कोई अंग डैमेज हो गया, तो वो पूरी जिंदगी रिकवर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो हमारी दिमाग की सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं दिमाग की? न्यूरॉन्स होती हैं। तो न्यूरॉन्स के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है, ना के बराबर पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। ये अपना रिकवर दोबारा नहीं कर पाती। ये आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अब कोशिका विभाजन जरूरी क्यों है, ये तो समझ में आ गया कि टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने के लिए, नए अंगों का विकास करने के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए और नए अंगों का विकास बताइए, ये मोटे मोटे 3-4 काम होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कोशिका चक्र में कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, यानी कि जब कोशिका वृद्धि कर रही होती है, अपनी बात करेंगे कोशिका कैसे वृद्धि करती है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे क्या है, हमारा जो केंद्रक होता है वो उसे नियंत्रित नहीं कर पाता कोशिका को, और कोशिका क्या होते हैं, 1 से 2 बन जाती है। कैसे बनती है उसके बारे में अपने आगे चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कोशिका चक्र में वास्तव में क्या क्या होता है, इसके विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है। अभी आपको बेस समझाया, अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, समझिए इस बात को। हम इससे मनुष्य की सेल कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, बता दिया पहले। मनुष्य की सेल कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। मनुष्य की कोशिका को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं, यानी कि हमें जो कोशिका विभाजन पड़ेगा ना, वो मानव शरीर की कोशिका को ध्यान में लेकर, या मानव शरीर की कोशिका में किस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है उसका अध्ययन हम करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, मानव कोशिका, मानव शरीर की, यानी हमारी जो कोशिका है, हम उसी को आधार में रखकर कोशिका में कैसे विभाजन होता है, कौन कौन से स्टेप चलते हैं, कैसे क्या होता है, सारी बातें मानव कोशिका को ध्यान में रखकर अपने करेंगे। एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। लगभग बोला इसने, तो आप लगभग ही मानना। ये कह रहा है कि यहां से, कहां से, यहां से यहां पहुंचने में और वापस इसको यहां पहुंचने में कितना समय लगता है, सिर्फ यहां पहुंचने की बात कर रहा है, दोबारा डिवीजन की बात नहीं कर रहा। या आप ऐसे कह सकते हो कि इसको चलो छोड़ दो एक बार, इस कोशिका को, ये 2 कोशिकाएं बन गई इसमें, और इस कोशिका को दोबारा विभाजन के लिए तैयार होने में, यानी कि ये एक कोशिका है, ये विभाजित हुई, इसमें टाइम लगता है वो, और ये कोशिका जब दोबारा विभाजित होने के लिए तैयार होगी, उसमें जो लगता टाइम, फुल टाइम कितना होगा, 24 घंटे होगा। सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, समझ में आएगा। देखिए, मानव शरीर की अपनी बात करते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं थोड़ा सा, तो समझाने के लिए ही बता रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान में रखना। जैसे हमारा जन्म होता है, ठीक है, जैसे ही हमारा जन्म होता है, या हम जो हमारा जन्म, मान लीजिए हमारा जन्म हुआ, अब जन्म से लेकर हम जनन करने योग्य कब तक होते हैं? क्या हम जन्म लेते ही जनन करने योग्य हो जाते हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। तो हमने जन्म ले लिया, हमारे जन्म के बाद, हम जब हमारा जन्म हुआ, हमारे जन्म के बाद जब हम जनन करने के लिए
जन्म नहीं बोल रहा, जनन, रिप्रोडक्शन करने के लिए हम जब दोबारा तैयार होते हैं उसमें कितना टाइम लगता है? कम से कम 15 साल 12 साल ये एवरेज होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर 13-14 साल या 12 साल की उम्र में स्पर्म बनने और ओवम बनने शुरू हो जाते हैं। तो जनन करने के लिए हम 15-16 साल मान सकते हैं। तो 15-16 साल हमें वेट करना पड़ता है, यानी कि हमारा शरीर हो रहा है वो दोबारा जनन करने के लिए तैयार होता है। फिर हम जनन करते हैं तो हमारी जो संतति उत्पन्न होती है वो लगभग 9 महीने और 10-15 दिन में नई संतति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो वो पूरा साइकिल बना, सेम टू सेम यही, यानी कि ये कोशिका पूरी रेडी है जनन के लिए, तो ये अपनी 2 संतति बना देगी। क्या ये संतति विभाजित होते ही तुरंत जनन करने लग जाएगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। ये दोबारा जनन करने के लिए तैयार होगी, यानी कि अपने शरीर में अपने अंगों का विकास करेगी, अपनी कोशिका में वृद्धि करेगी, पूरा तैयार होगी, उसके बाद में ये जनन करेगी। और ये पूरा प्रोसेस करने में इसको लगते हैं 24 घंटे। कितने टाइम लगता है सर? 24 घंटे लगते हैं। ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा स्टार लगा के लिख लेना कि ये जो अवधि मैंने 24 घंटे बताई है, किसमें बताई है? मैंने मानव शरीर में बताई है। किसमें बताई है? मानव शरीर में। तो ये जो अवधि है कोशिका विभाजन की, वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। यानी कि मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में 24 घंटे हो गई, ठीक है। कोई और जीव देखेंगे तो उसमें अलग होगी, कोई और जीव देखेंगे उसमें अलग होगी। तो अपने बुक्स में एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो आपको ध्यान में रखना है। यीस्ट कोशिका, यीस्ट एक जीवाणु होता है, जीव होता है। यीस्ट की कोशिका में जो कोशिका विभाजन, ये जो पूरा सर्कल है, जैसे मानव शरीर में 24 घंटे लगते हैं ना, तो उसमें कितना टाइम लगता है? उसमें 90 मिनट लगते हैं सर। कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन नहीं बोल रहा मैं, कोशिका चक्र बोल रहा हूं। कितने मिनट लगते हैं? 90 मिनट का समय लगता है। अब आपको समझाता हूं कि ये हुआ क्या था वैसे। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए देखिए, इसको समझते हैं कि इसकी कितनी प्रवस्थाएं बनती हैं कोशिका चक्र की। कोशिका चक्र, ये सारा चक्र का ही तो खेल है, ये चक्र ही तो चल रहे हैं, और इस चक्र में हम कितना पता नहीं क्या क्या चक्कर चला रहे हैं। ठीक है, तो इसके कितने स्टेप बनते हैं? 2 स्टेप बनते हैं बेटा जी। कौन सा कौन सा? एक तो बनता है आपका अंतरावस्था, ये इसको विरामावस्था भी बोल सकते हो आप, विरामावस्था। ठीक है, और दूसरा होता है एम प्रावस्था, एम प्रावस्था। ये बताइए समझे, विरामावस्था या एम प्रावस्था, 2 प्रावस्थाएं होंगी आपकी कोशिका चक्र में। अब समझिए इसको क्या बोल रहा है। अंतरावस्था को आप इंटरफेस में लिख सकते हो, इंटरफेस। इसमें लगते हैं बेटा जी 23 घंटे। कितने लगते हैं? 23 घंटे। एम प्रावस्था को आप बोल सकते हो माइटोसिस या सूत्री विभाजन। इसमें लगता है बेटा जी आपका 1 घंटा। दोनों बातें क्लियर? अंतरावस्था में लगते हैं 23 घंटे और सूत्री विभाजन में लगता है आपका 1 घंटा। दोबारा समझाते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक साइकिल के द्वारा। ये मैंने साइकिल बनाया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेना आप ताकि समझ में आ जाए। देखिए आपकी ये पूरा कोशिका चक्र है। क्या है आपका? कोशिका चक्र। अब मैं एक चीज बताता हूं, मान लीजिए ये कोई सेल है। क्या है? ये कोई सेल है जो अभी अभी ताजा ताजा विभाजन करके आई है, यानी कि ताजा ताजा अभी इसने विभाजन किया है। ठीक है, तो अब ये कौन सी अवस्था में जाएगी? विभाजन करके आई है, थक गई बेचारी, नया नया अभी इसने जन्म लिया है, तो क्या तुरंत ये जनन करने लग जाएगी? नहीं करेगी। तो ये कहां पे जाएगी? ये जाएगी रेस्ट पे। अब 23 घंटे पूरा रेस्ट करेगी। रेस्ट करेगी मतलब ऐसे नहीं रेस्ट करके सो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। तो कैसे? ये अपने शरीर में अंगों का विकास करेगी, पूरी एक जनन करने के लिए, जनक कोशिका बनने के लिए रेडी होगी पूरी।
तो ये जो इसका पूरा प्रोसेस है ये आपका वृद्धि बालक रहा है G1 S और G2, यानी कि इसको आप बोल सकते हो विरामावस्था पूरी को, और क्या बोल सकते हो वृद्धि, यानी कि इसमें कोशिका क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये चलेगी, यानी कि पहले G1 में आएगी विरामावस्था करने के लिए, फिर S में आएगी, फिर G2 में आ जाएगी। उसके बाद में सबसे पहले अब ये कोशिका विभाजन के लिए तैयार होगी, तो सबसे पहले आएगी ये पूर्वावस्था में। कौन सी अवस्था में, पूर्वावस्था। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोफेज। दोनों नाम पूछ सकता है पेपर में बेटा जी, पूर्वावस्था भी दे सकता है और प्रोफेज भी दे सकता है। उसके बाद में आएगी मध्यावस्था। पूर्वावस्था कंप्लीट हुई, मध्यावस्था में आ जाएगी। कौन सी अवस्था में, मध्यावस्था या मेटाफेज। कौन सी फेज, मेटाफेज। मेटाफेज के बाद ये आएगी पश्चावस्था। कौन सी अवस्था, पश्चावस्था। इसको बोलोगे आप एनाफेज, और एनाफेज के बाद में आएगी ये अंतःवस्था। अंतःवस्था या टीलोफेज। एक बार इसको बोलना, पूर्वा मतलब पहले, मध्या मतलब मध्य, पश्चात का मतलब सेकंड लास्ट, और अंत का मतलब में लास्ट। याद हो गया, पूर्वा का मतलब पहले, मध्य का मतलब बीच में, पश्चात का मतलब सेकंड लास्ट याद करने के लिए, और अंत का मतलब अंत में। ये चार ही तो प्रोसेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये चार प्रोसेस चलेंगे और कोशिका क्या हो जाएगी आपकी, विभाजित। फिर होएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। कौन सा, कोशिका द्रव्य विभाजन, और कोशिका हो जाएगी 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 कोशिकाएं बन जाएगी और वापस कोशिका चली जाएगी रेस्ट पे। फिर आगे फिर ये लगातार, यानी कि इस वृद्धि में तो लगेंगे आपके 23 घंटे और इस प्रोसेस में लगेंगे आपके 1 घंटा। तो आप कह सकते हो कि ये जो कोशिका का लगभग 90 से 95% भाग तो अंतरावस्था ही होती है। 90 से 95% आपकी मध्यावस्था, आपकी जो है पूरे कोशिका चक्र का अंतरावस्था 90 से 95% ही मान सकते हो कि आपका 95% भाग है जो ये बनाती है, और 1% आपका जो बचा हुआ भाग है वो आपका कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो देखो क्या मैंने ये बात सही लिखी है, कैसे सर, एम प्रावस्था, एम प्रावस्था यानी कि विभाजन हुआ, विभाजन के बाद अंतरावस्था रेस्ट वाली, और रेस्ट के बाद फिर विभाजन, फिर अंतरावस्था। इस तरह से ये पूरा साइकिल आपका चलता रहता है। इस तरह से आपका पूरा साइकिल चलता रहता है। और एक कोशिका चक्र में आपका कितना टाइम लगता है बेटा जी, एक कोशिका चक्र में आपका लगता है सर 24 घंटे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पेन अपने साथ में रखिए, चीजों को साथ के साथ लिखते चलिए। ठीक है, एक बार मैं फिर इसको रिवाइज कर देता हूं। क्या होता है कि जनक कोशिका पहले अंतरावस्था में जाती है, यानी कि रेस्ट करती है, कोशिका में वृद्धि करती है, यानी कि जो एक कोशिका है वो पहले रेस्ट पे जाएगी, जनन के योग्य बनेगी, अंगों का विकास करेगी। ठीक है, जनन के लिए तैयार होगी पूरी। उसके बाद में ये जनक से 2 पुत्री कोशिकाएं बनाएगी। तो जब ये 2 पुत्री कोशिकाएं बनाती है तो पहले कौन सी अवस्था आएगी, प्रोफेज आएगी, प्रोफेज के बाद में मेटाफेज आएगी, मेटाफेज के बाद में एनाफेज आएगी, एनाफेज के बाद में टीलोफेज आएगी, टीलोफेज के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन। ये बात होती है। ठीक है दोस्तों, अब कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं अपने। क्या लेके आते हैं, ट्विस्ट। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन आपको बाद में इसमें कंफ्यूज होगा जरूर, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल ऐसे सेट करूंगा आपके माइंड में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। 2-4 बातें बतानी है वो आपको बता देता हूं। अपने बात करेंगे यहां पे एम प्रावस्था की। एम प्रावस्था थोड़ी सी बात है, उसके बाद में डिटेल में चलेंगे अपने आगे। आपको थोड़े से डाउट है वो आपके मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए एम प्रावस्था में क्या होता है, अपने पढ़ा है कि सर क्या होता है, पूर्वावस्था होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंतावस्था। ये आपकी 4 अवस्थाएं बताई थी मैंने, यही तो बताया था। और उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद में बताया है
कोशिका द्रव्य विभाजन, ये तो बताया, लेकिन ऐसा नहीं होता। बुक में हमें ऐसा पढ़ाया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसको समझना है आपको, ठीक है? समझ में आए तो ठीक है, नहीं आएगा तो इतना उलझना नहीं है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन ये अगर मैं जो साइंस वाले बच्चे हैं ना, वो इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। आर्ट्स वाले बच्चे भी समझने का पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन थोड़ा सा साइंस वाले बच्चों के लिए ये चीज बताना जरूरी है। देखो कैसे, मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ठीक है? बड़ी बनाते हैं थोड़ी सी ना, इतनी बड़ी होता है। चलिए ध्यान दीजिए, गुणसूत्र कहां पे होते हैं? अपने कोशिका वाला चैप्टर अभी आप पढ़ के आए हो, कल ही तो गुणसूत्र की बात की है। कहां पे होते हैं गुणसूत्र? सर केंद्रक में होते हैं। कहां पे होते हैं सर गुणसूत्र? केंद्रक में होते हैं, क्रोमेटिन जाल के रूप में। कौन से जाल के रूप में? क्रोमेटिन जाल के रूप में। तो मुझे यह बताइए कि पूरी कोशिका को विभाजित होने की जरूरत है क्या? अभी नहीं। तो क्या होता है, ये जो 4 प्रोसेस होते हैं, इसको बोलते हैं केंद्रक विभाजन, केंद्रक द्रव्य विभाजन, या याद रख लेना कैरियोकाइनेसिस। और कोशिका द्रव्य विभाजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। समझना इस चीज को। जब हमने कोशिका चैप्टर शुरू किया था, 2 शब्द बता रहा हूं, कोशिका और केंद्रक। जब हमने कोशिका विभाजन, कोशिका चैप्टर शुरू किया था, आज से 8 क्लास पहले, पिछले वाली क्लास लिए, तो मैंने कोशिका को एक नाम दिया था कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है सर साइटोलॉजी। कौन सा लॉजी? साइटोलॉजी। और केंद्रक का अध्ययन मैंने आपको बताया था, क्या कहलाता था? केंद्रक का अध्ययन मैंने आपको बताया था सर कैरियोलॉजी। तो ध्यान दीजिए, ये कैरियो शब्द यहां पे आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये साइटो भी यहां पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बातें आई समझ में? काइनेसिस का मतलब हो गया अलग होना या विभाजन। ये 2 बातें समझ में आई आपको? बिल्कुल आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आप मेरी एक बात और सुनिए, गुणसूत्र किसमें होते हैं? गुणसूत्र सर केंद्रक में होते हैं। तो होता क्या, ये जो पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतावस्था, ये चारों प्रोसेस आपकी केंद्रक में चलती हैं, ना कि कोशिका में। ये था कहानी में ट्विस्ट कि आपकी जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जो चारों प्रवस्थाएं थी ना, वो आपकी केंद्रक में चलती है। यानी कि आपका क्या होता है? केंद्रक द्रव्य विभाजन होता है। ये चारों प्रोसेस 1, 2, 3 और 4, ये चारों प्रोसेस चलते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है? कोशिका में एक केंद्रक से बन जाते हैं 2 केंद्रक। 46 गुणसूत्र इसमें और 46 इसमें, 2 केंद्रक बन जाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया है? कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या बताया है? कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी कि अब होगा कोशिका द्रव्य, क्योंकि केंद्रक तो बन गए। जो केंद्र का बाहर वाला भाग होता है, इसे अपने कोशिका द्रव्य तो बोलते हैं, कोशिका द्रव्य तो बोलते हैं। अब 1 से 2 कोशिका बनानी है, तो कोशिका द्रव्य विभाजन होना जरूरी है। यानी कि अब होगा आपका कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी कि कैरियोकाइनेसिस। और आगे चलकर ये 2 सेल बन जाएंगे। यही हुआ, ठीक है दोस्तों? यहां तक कहानी समझ में आई? कैसे सर एम प्रवस्था में 2 अवस्थाएं बनती है, केंद्रक द्रव्य विभाजन कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस। ठीक है बच्चों? सर इसके बाद में क्या होता है कि पहले आपका केंद्रक द्रव्य विभाजन होता है और उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब एक कहानी में और ट्विस्ट लेके आते हैं, ठीक है दोस्तों? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना, मजा आएगा पूरा इस टॉपिक को पढ़ने में। आपको क्या चीज बताइए सर? चलिए अपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी केंद्रक द्रव्य विभाजन की, इसकी कैरियोकाइनेसिस। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। अगर आप वीडियो की क्वालिटी पे जाओगे तो वो तो देखो अभी टाइम लगेगा, लेकिन अगर वीडियो के मैटर पे जाओगे तो इससे ज्यादा मैटर आपको शायद ही कहीं मिले, ठीक है?
तो कैरियोकाइनेसिस में बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? एक तो होती है आपकी प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी आपकी होती है टीलोफेज। ये तो होती है, बिल्कुल सर यही होती है, नो डाउट। अभी आपने बताया तो नो डाउट 4 अवस्थाएं होती हैं। अपनी बात क्या कर रहे हैं कि प्रोफेज खत्म होती है, फिर मेटाफेज शुरू होती है, मेटाफेज खत्म होती है, फिर एनाफेज शुरू होती है, और एनाफेज खत्म होती है तब टीलोफेज शुरू होती है। ऐसे ही होता है कोशिका विभाजन। बिल्कुल सर, बुक्स में ऐसे ही बताया गया है। बिल्कुल सर, बुक्स में ऐसे ही बताया गया, बिल्कुल बताया गया है। लेकिन वास्तव में ऐसा भी नहीं होता। सर क्या मजाक कर रहे हो ना, ऐसा नहीं होता, वैसा होता है, वैसा नहीं होता, ऐसा होता है। देखो बच्चों, ध्यान से समझो, ये आपकी प्रोफेज है, आपकी प्रोफेज चल पड़ी है, प्रोफेज अवस्था आपकी चल पड़ी जी, चल पड़ी। समझ में इतनी बात? ध्यान से देखना, गोलों से समझना। ये गोले दूर दूर मतलब एक चिपके हुए हैं बिल्कुल, लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं है। चिपके हुए हैं लेकिन मिक्स नहीं है। अब इसको समझना, प्रोफेज अवस्था खत्म हुई, मेटाफेज शुरू होगी, मेटाफेज खत्म हुई, एनाफेज शुरू होगी, एनाफेज खत्म हुई, टीलोफेज शुरू होगी, और टीलोफेज खत्म होगा तो सर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ये आपको मैं पीछे बता के है ना, साइटोकाइनेसिस। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? जैसे प्रोफेज चल रही है, प्रोफेज अभी तक पहुंचती है यहां पर, साथ के साथ शुरू हो जाती है जी आपकी मेटाफेज। कौन सी शुरू हो जाती है? मेटाफेज शुरू हो जाती है। यानी कि प्रोफेज और मेटाफेज को आप अलग अलग नहीं देख पाते, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब आपको जब आप कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हो ना, रियल में, जब आप प्रैक्टिकल में देखते हो, लैब में देखते हो, माइक्रोस्कोप में इस चीज को अध्ययन करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब प्रोफेज खत्म होगी और कब मेटाफेज शुरू होगी। यानी कि ये चीज मिक्स हो जाती है यहां पे, ठीक है। अब आगे क्या होगा? मेटाफेज खत्म होने वाली ही होगी, उसके साथ के साथ एनाफेज शुरू हो जाएगी, और एनाफेज खत्म होने वाली होगी आपकी हो जाएगी टीलोफेज। ठीक है, इस तरह से मिक्सअप चलती है। यानी कि आपको इसका ना एक साथ अलग अलग अध्ययन नहीं कर पाते, लेकिन आपकी सुविधा के लिए बुक्स में अलग अलग जो अपने कह सकते हैं साइंस के ज्ञाता हैं, मैं प्रणाम करता हूं उनको, और उन्होंने जो साइंस के ज्ञाता हैं जिन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं और मुझे पढ़ने का और साइंस में इंटरेस्ट लाने का बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। तो उनकी वजह से उन्होंने आपके लिए और हमारे लिए, सभी के लिए इस चीज को आसान बनाया ताकि हमें अध्ययन करने में आसानी हो। लेकिन चीज यही होती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं आपकी बात, इतनी बात मान लेते हैं। एक बात और मान लो, क्या साइटोकाइनेसिस होता है ना, वो अभी मैंने आपको बताया है कि ये 4 प्रवस्थाएं खत्म होती हैं, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य बनता है। अरे बच्चों, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है सर? कब ये होता है, ये नहीं होता? मजाक कर रहे हो ना? लेकिन देखो बच्चों, मजाक नहीं कर रहा, बुक्स में लिखा हुआ है। जैसे ही आप एनाफेज अवस्था में आते हो, यानी कि आप यहां पर आते हो, आपका केंद्रक विभाजन हो रहा है ना, केंद्रक में गुणसूत्र हो रहे हैं, पीछे से आपका कैरियोकाइनेसिस, सॉरी साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है। साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन आपका शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? कोशिका विभाजन। यानी कि आप पीछे से देखो, यानी कि ये कोशिका है, यानी कि अपने इस तरह से बना सकते हैं इसको। यानी कि एनाफेज अवस्था, मान लीजिए एनाफेज अवस्था में ये होता है, मानते हैं अपने एनाफेज अवस्था में ये है, तो अब क्या हो जाएगा? अब आपका कोशिका द्रव्य विभाजन भी साथ साथ शुरू होना लग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही टीलोफेज खत्म हुआ, टीलोफेज के कुछ समय बाद में ही कैरियोकाइनेसिस खत्म और आपकी 2 सेल बन जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है ये, ठीक है। उस एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए आपको श्री गंगानगर से नहीं लेते, अपने ले लेते हैं बीकानेर, ठीक है। और बीकानेर से आपको आना है सूरतगढ़। ट्रेन में सफर किए होगे तो आपको यह चीज पता होगी। आप एक चीज ध्यान में देना, बीकानेर से सूरतगढ़ के बीच में एक ही रेलवे ट्रैक है, यानी कि एक समय पे 2 ट्रेनें बराबर नहीं चल सकती।
एक ही समय पे दो ट्रेनें हैं जो बराबर नहीं चल सकती, यानी कि एक ही ट्रैक है, ठीक है। एक ही समय में दो ट्रेनें हैं जो आपकी बराबर नहीं चल सकती, ठीक है। सर आप समझाना क्या चाहते हो, देखो ध्यान से। अब स्टेशन आता है यहां पे लालगढ़, उसके बाद में लूनकरण सर, उसके बाद में डायरेक्ट आप कर लो महाजन कर लो, और उसके बाद में आता है आपका सूरतगढ़। ये आपके तीन स्टेशन आते हैं ना, ये आपके तीन स्टेशन आते हैं। बस समझिए इस ट्रेनों के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। बीकानेर से 4:45 पर दिल्ली सरायरियोला निकलती है, दिल्ली सरायरियोला 4:45 PM का, ठीक है। इसको मान लीजिए आप भी, ये क्या है, ये हमारा कैरियोकाइनेसिस है, यानी कि केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और बीकानेर से लगभग 5:30 के करीब, एवरेज बता रहा हूं, मेरे लिए पूरा कंफर्म नहीं है, ऋषिकेश एक्सप्रेस निकलती है, ऋषिकेश एक्सप्रेस। तो दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, लगभग सर आप मान के चलिए 45 मिनट का डिफरेंस लगभग, ठीक है। ये निकलती है 5:45। बीकानेर से ट्रेन निकली, और जो आपकी ऋषिकेश एक्सप्रेस है उसको आप मान लो साइटोकाइनेसिस, ठीक है। बीकानेर से ट्रेन निकली है 4:45 में, दिल्ली सरायरियोला यानी कि कैरियोकाइनेसिस। ये लालगढ़ आई, लालगढ़ के बाद लूनकरण सर, और लूनकरण के बाद कौन सा पे आ गई, महाजन। सपोज कीजिए कि ये दिल्ली सरायरियोला जब महाजन पहुंचती है, तब बीकानेर से ऋषिकेश एक्सप्रेस निकल पड़ती है, बीकानेर से ऋषिकेश एक्सप्रेस निकल पड़ती है, यानी कि ये ट्रेनें अब आगे पीछे चल रही हैं दोनों, ठीक है, आगे पीछे चल रही है। यानी कि कैरियोकाइनेसिस आपका जब एनाफेज पे पहुंचता है, कहां पे पहुंचता है, एनाफेज पे पहुंचता है ना, तब आपका साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। अब ये सूरतगढ़ पहुंची लगभग 7:15 पे, ठीक है, और लगभग 45 मिनट बाद में ये भी आपकी पहुंच जाएगी दिल्ली, आपकी ऋषिकेश एक्सप्रेस, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पहले सूरतगढ़ पहुंचे दिल्ली सराय, उसके बाद में ऋषिकेश एक्सप्रेस चले, तो टाइम ज्यादा लगेगा यार, तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ट्रैक में दोनों में फर्क है, एक्सीडेंट होने के चांस ही नहीं है। और कोशिका विभाजन वैसे ये ऐसा नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये अपने दिमाग से एग्जांपल आपके लिए सेट किया है, ठीक है। दोनों ट्रैक एक ही ट्रैक है, यानी कि जब ट्रेन महाजन यानी कि एनाफेज, दिल्ली सरायरियोला कैरियोकाइनेसिस और महाजन यानी कि एनाफेज अवस्था में पहुंचेगी, तो पीछे से ऋषिकेश एक्सप्रेस यानी कि साइटोकाइनेसिस आपका निकल पड़ेगा, और जैसे सूरतगढ़ आएगी दोनों यानी कि एक सेल से दो सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रेन वाला एग्जांपल बुक्स में मत लिख लेना, नोट्स में मत लिख लेना, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए चीज मैंने क्लियर की है। तो यहां पर अपना होता है कोशिका चक्कर कंप्लीट। अब देखेंगे अपने कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, यानी कि अब अपने को वास्तव में करना है कोशिका विभाजन। कितना, यानी कि 23 घंटों का काम और 1 घंटों का काम, वो अपने अलग अलग पढ़ेंगे। अभी तो आपको समझाया अभी होता क्या है, यानी कि अब अपने पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे हम क्या क्या, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि कोशिका विभाजन में 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। ये सेम ही रहते हैं दोनों में। समसूत्री एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है और अर्धसूत्री होता है अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, ठीक है। समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या रहती है 46 समान, और अर्धसूत्री गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 23। अर्धसूत्री जो सेकंड है वो बिल्कुल समसूत्री के समान होता है, इससे मिलकर बनती है, यानी कि समसूत्री 1 से बनती है 2 और इसमें 1 से बनती है जी 4। ये आपकी छोटी छोटी बातें हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने आप को 1-2 चीजें और बताते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो मैं आपको यह बता रहा, कल अपने शुरू करेंगे समसूत्री विभाजन फर्स्ट, यानी कि एक स्टेप में। तो कल अपने समसूत्री विभाजन को कंप्लीट करेंगे, कैरियोकाइनेसिस को कंप्लीट करेंगे, अवस्थाओं के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। अभी आप इस क्लास को पूरा देखना है, ईमानदारी से, ढंग से, कोई भी चीज में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना। उम्मीद करता हूं मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। फिर भी आपको चीज नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।